गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बीएड और डीएलएड सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है तथा ये टेट और सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि इसमें इवेल्युएशन हम जो है किस प्रकार से करते हैं और उसके कौन कौन से पक्ष हम लेकर चलते हैं, इसमें इसका अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के पक्ष यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, ब्लूम शिक्षा शास्त्री थे। ब्लूम ने इनको शैक्षणिक उद्देश्यों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका ज्ञानात्मक पक्ष या इसको कॉग्निटिव, ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। दूसरा है अफेक्टिव यानी कि भावात्मक पक्ष। थर्ड है आपका, इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसका यानी कि साइकोमोटर या कॉग्निटिव, ये 2 नामों से जाना जाता है, एंड साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक रूप से जब हम कोई काम करते हैं तब उसको कहते हैं हम साइकोमोटर। ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम इसमें। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष व क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारा जब हम इवेलुएट करते हैं किसी भी विद्यार्थियों को तो या उनकी जो शिक्षा कार्य को जो हम ऑब्जेक्टिव को कौन कौन से ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं, तो सबसे पहले था आपका इसमें ज्ञानात्मक में इन्होंने अगेन इसको ब्लूम ने ही दिया। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य के भी 6 पार्ट बताए, यानी कि 6 ज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले है ज्ञान यानी कि नॉलेज। ठीक है, नॉलेज मीन्स कि हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य होता है कि बच्चे को ज्ञान जो है देना, और बच्चों का जो उद्देश्य है वो भी है ज्ञान को सबसे पहले ग्रहण करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जब हम ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं तब हमें बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो ज्ञान ग्रहण किया है वो किस प्रकार से समझा जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, कैसे उसको अप्लाई करें। ठीक है, एप्लीकेशन मीन्स कि जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है, जो समझा है, उन विधियों और नियमों को किस प्रकार से नवीन परिस्थितियों में हम उसका प्रयोग करें, इसको हम कहते हैं अनुप्रयोग या प्रयोग। इसको अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, जो विधियां हैं बताई हैं हमारे टीचर ने, उनको तथा नियमों को, सिद्धांतों को जब हमारे सामने कोई विशेष परिस्थिति आए तो हम उसको किस प्रकार से प्रयोग करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। एनालिसिस कि किसी भी काम को हम जब करते हैं तो उसको टुकड़ों में, ठीक है, उसको एक एक पार्ट को हम किस प्रकार से समझें, ठीक है, तथा उसको करने की कोशिश करें, तो इसको हम कहते हैं विश्लेषण करना। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है आपका संश्लेषण यानी सिंथेसिस। सिंथेसाइज मीन्स कि जो हमने ग्रहण किया है प्रत्येक पद में उसको पूरा कंबाइन करके हम किस प्रकार से बच्चों को दें और बच्चे भी समझ पाएं उस चीज़ को। उसके बाद है मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन और उसका जो कंबाइन करके किया है उसका जो है इवेल्युएट कैसे करें, उसका मूल्यांकन कैसे करें। तो ये तो इन्होंने ब्लूम ने दिया। ठीक है, अगेन ये भावात्मक पक्ष ये क्रॉथवाल नहीं दिए थे। ओके, इन्होंने दिए थे, इन्होंने भी जो है अपने 6
पार्ट्स में डिवाइड किया भावात्मक पक्ष को। सबसे पहले आपका जो है आग्रण यानी कि रिसीविंग, रिसीविंग यानी कि जब हम कक्षा में जो है पढ़ाते हैं तो शिक्षक को देखकर जो बच्चे उस भाषण को या उस कॉन्सेप्ट को जब ग्रहण करते हैं तो हम इसको कहते हैं आग्रण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अनुक्रिया, उसके मीन्स प्रतिक्रिया या अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स, यानी कि रेस्पॉन्ड करना कि किस प्रकार से वो जो है जो टीचर ने पढ़ाया है उसके प्रकार उसको किस प्रकार से समझा जाए, उसके प्रति प्रतिक्रिया की जाए कि यस और नो। जैसे हम समझाते हैं क्लास में तो बच्चे कहते हैं, सिर भी हिलाते हैं, कभी बच्चे ना भी करते हैं कि उनको समझ में नहीं आए, तो उसके लिए हम कहते हैं रेस्पॉन्ड करना। उसके बाद अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग, वैल्यूइंग मीन्स कि वैल्यू देना, किसी भी जो टीचर ने पढ़ाया है उसको स्वयं के भाव से व्यक्त करना कि मैं सर क्या ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वैल्यू देना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि जो समझा है, जो वैल्यू दी है वो किस प्रकार से कॉन्सेप्ट में परिवर्तित हो जाती है। हम किसी सिद्धांत को किसी से सिमिलर कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, या उसको भिन्नता को भी समझ सकते हैं कि भिन्नता और संबंध क्या है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको, यानी कि व्यवस्थापन भी कहते हैं। मीन्स कि जो समझा है उसको व्यवस्थित कर दें हम, किस प्रकार से मूल्यों को एकबद्ध करना, इसको हम कह सकते हैं व्यवस्थापन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका चारित्रीकरण, चारित्रीकरण यानी कि करेक्टराइजेशन, इसको करेक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, करेक्टराइजेशन। ठीक है, करेक्टराइजेशन मीन्स कि जो हमने समझा अपने व्यवहार को किस प्रकार से जो है संचालित करें, यानी कि इसके लिए हमको व्यवस्थापन, पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये एक दूसरे से रिलेट हैं। आग्रहण होगा जब रिसीव कर लेंगे तभी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, तभी वैल्यू दे सकते हैं, तभी हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, तभी हम व्यवस्थित कर सकते हैं, तथा तभी हम जो है करेक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लूम ने दिया था, जब ज्ञान होगी तब समझ होगा, समझ होगा तो हम प्रयोग कर सकते हैं, तब उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं, और जब उसको सिंथेसाइज करके उसको मूल्यांकित भी कर सकते हैं। तो ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। अब मैं नेक्स्ट आ जाती हूँ आपके क्रियात्मक पक्ष, कॉग्निटिव और साइकोमोटर भी बोलती हैं इसको। ठीक है, इसको कहीं कहीं जो है क्रियात्मक पक्ष भी बोला जाता है और कहीं कहीं साइकोमोटर भी बोला जाता है, दोनों ही इसको प्रयोग में लाए जाती हैं। सबसे पहले आपका प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण मीन्स कि जो दिशा निर्देश दिए हैं वो ज्ञान शिष्य को किस प्रकार से जागरूक होकर वो समझे। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं हम प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन यानी कि वो जागरूक होकर जो बच्चा सुन रहा है, जो कर रहा है, उसको हम कहते हैं। उसके बाद सेट, समायोजन, सेट यानी कि जो परसेप्ट किया है उसने, जो उसने समझा है उसको अपने माइंड किस प्रकार से उसको समझे, उसको सेट करे अपने क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये। उसके बाद है निर्देशित अनुक्रिया, निर्देशित मीन्स कि जो है जो टीचर निर्देश दे रहा है उसको, यानी कि गाइडेड रेस्पॉन्स भी कहते हैं, रेस्पॉन्स यानी कि किस प्रकार से क्रिया जो टीचर ने की उसी के अनुसार उसको अडेप्ट कर रहा है वो छात्र जो है, और जो निर्देशित अनुक्रिया उसी को मान रहा है। ठीक है, यानी कि टीचर के द्वारा दी गई जो क्रियाएं हैं, जो लैब हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, वो उससे सीखता है, इमिटेट करता है। यहाँ आप इसको कह सकते हैं कि इमिटेट करके उसको सीखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कार्रवाई यानी कि मैनिपुलेशन, कार्रवाई भी हो सकती है मैनिपुलेशन।
इसको कह सकते हैं हम मैनिपुलेशन, यानी कि कार्रवाई। अब उसके बाद हम खुद भी करके देखते हैं, उसको सेट करेंगे, फिर उसको समझेंगे, खुद भी करके देखा। जब हम खुद करके देखते हैं तो हम इसको कहते हैं क्रियात्मक पक्ष इसका, ठीक है। जब छात्र किसी काम को अपनी क्रियाओं द्वारा करता है तो उसको क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं, या साइकोमोटर भी बोलते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है आपका यंत्रीकरण, यानी कि मैकेनिज्म बन जाती है। उसके बाद मैकेनिज्म बन जाती है, उसके द्वारा बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है कि अब हम इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इस तरह से वो जो है सेट होता चला जाता है और एक मैकेनिज्म बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, ठीक है। यानी कि जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया मीन्स कि जो है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। मीन्स कि अब हम जटिल से जटिल कार्य को करने लगते हैं। जो हमने सीखा अपने टीचर से, उनको निर्देशित अनुक्रिया द्वारा उसको सीखा, उसके बाद खुद ही जो है करने लगता, यानी कि हमारे व्यवहार में ये चीज़ें आ जाती हैं। और ये इसको हम जब हमारे सामने कोई विशेष परिस्थिति होती है, जटिल परिस्थिति होती है, तो हम उसको किस प्रकार से सीखते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूम के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्लूम ने दिया था ज्ञानात्मक पक्ष को, क्रॉथवेल ने जो है भावात्मक पक्ष को दिया, और ये दिया था आपको सिम्पसन ने इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों ने। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ मैंने बताया और समझ में भी आ गया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ जो है आएंगे। थैंक यू।